चलिए, तो फिर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रिलेशन। फंक्शन की बात बाद में करेंगे, टॉपिक का नाम तो पूरा रिलेशन एंड फंक्शन ही है, बट आज हम रिलेशन की बात करेंगे। इसके बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या कहता है। इससे पहले कि हम रिलेशन को स्टडी करें, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पेयर का मतलब दो चीजें हैं हमारे पास और उनको हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में रखा गया। जब इनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। ऑर्डर क्या कहता है अपने आप में, उसकी बात हम थोड़ा सा आने वाले समय में करेंगे, बट थोड़ा सा खुलासा तो अभी कर देते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच टू ऑब्जेक्ट्स, टू मेंबर्स or two elements are arranged in such a way the first element of the ordered pair belongs to first set, that is A, and second element of the ordered pair belongs to second set. इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां से जो मैसेज मिलता हुआ नजर आ रहा, वो ये मैसेज मिलता हुआ नजर आ रहा कि भाई ऐसा तो कार्टिजियन प्रोडक्ट में हुआ करता था। तो अब हम सीधे चलते हैं कार्टिजियन प्रोडक्ट की तरफ। स्पेलिंग देख लेना, क्या स्पेलिंग होगी, सब गड़बड़ हो गया। ऐसा ही, ऐसा कुछ होगा क्या? ना ना ना, कार्टिजियन। अब एक बार अगर गलत लिख दो ना, तो ये भी एक बड़ा इश्यू होता है, उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्लो में अगर कोई चीज लिख दी जाती है तो वो ठीक होती है, बट अगर आपका पेन एक बार रुक जाता है तो फिर उसमें करेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी माइंड जो है वो आपका ये है। और कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमें कहती क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ऑफ टू सेट्स, और ये सेट्स भी कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कम से कम एक एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो अगर ए हमारे पास कोई सेट हो और बी हमारे पास कोई सेट हो, मान लिया ए कोई सेट है, एग्जांपल के लिए सपोज 1 2 3, और देयर इज अनदर सेट से बी containing element A, B, and we are interested in performing A Cartesian product B. A Cartesian product B कर रहे हैं, इसका मतलब A को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम B को लिखेंगे, इसके बाद हम B को लिखेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के बारे में ये कह रहा है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज ए सेट of all such ordered pair in which first element of the ordered pair belongs to first set and second element of the ordered pair belongs to second set. Simply, अगर मेरे पास कोई ordered pair A, B है और यहाँ सेट A में लिख रहा हूं, यहाँ सेट B में लिख रहा हूं, तो इस ordered pair का पहला एलिमेंट पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, और ऐसा सभी ऑर्डर्ड पेयर के साथ होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन सेज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और वो सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, इज ए सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर। वो कह रहा है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नथिंग बट, कुछ खास बात नहीं है। तो फिर खास बात क्या है, कहता है कि वो एक सेट है। अच्छी बात है, एक सेट है, लेकिन सेट के अंदर तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे ना। तो वो कहता है कि इट इज ए सेट
ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है in which first element of the ordered pair belongs to first set and second element of the ordered pair belongs to second set, ऐसा कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ordered pair AB such that A belongs to first set and B belongs to second set, simply ऐसा कहा गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, हमारा एक सेट आएगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट हमें दिखाई देंगे वो एलिमेंट, सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं फॉर्म करने की कोशिश करूं कि भाई मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म क्या मिलेगी, तो मैंने यहां से वन को उठाया, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ की तो मुझे 1, A मिला। सेकंड एलिमेंट के साथ जब ये गया होगा तो 1, B दिखाई दिया होगा। इसी तरीके से 2A के साथ जाने के बाद, इनसे मैप्ड होने के बाद, मैपिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर तीसरे एलिमेंट यानी थर्ड एलिमेंट जो 3 के रूप में रखा हुआ है सेट ए के अंदर, जब वो मैपिंग करेगा ए और बी के साथ तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसको जरा एक मैपिंग डायग्राम पे या एरो डायग्राम पे या पिक्टोरियल व्यू अगर इसका देखा जाए तो कैसा दिखेगा, उसको थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये सेट मेरा ए है, ये सेट मेरा बी है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, थोड़ा छोटा सेट लिया गया जानबूझ के, और इस एलिमेंट है ए और बी। इसकी मैपिंग कैसे हो सकती है? वो हो सकती है, जो 1 है वो ए के साथ जा सकता है, वो बी के साथ जा सकता है। इसी तरीके से 2 हमारा 1 के साथ जा सकता है, ए के साथ जा सकता है, बी के साथ जा सकता है। सिमिलरली 3 ए के साथ जा सकता है और बी के साथ जा सकता है। इसका मतलब ए से निकलने वाले एरो, बी से निकलने वाले एरो, सी से निकलने वाले एरो दो दो हैं, चूंकि इधर 2 एलिमेंट है। तो कुल मिला के इसने कितने ऑर्डर्ड पेयर दिए? 2। इसने कितने दिए? 2। इसने कितने दिए? 2। तो 2 + 2 + 2 यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले। एक तरीका तो ये था काउंट करने का। दूसरा आसान तरीका क्या हो सकता है? आसान तरीका ये हो सकता है कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जान लो, गिन लो, काउंट कर लो कितने हैं सेट ए के अंदर। तो सेट ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं वो 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की अगर मैं बात करूं तो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, वो मुझे कितने मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए 3 × 2 मीन 6। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 का जहां जहां मैपिंग कर सकता था उसने की, 2 जहां जहां मैपिंग कर सकता था उसने की, 3 जिस जिस एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकता था हुआ, ठीक है। तो जितने पॉसिबल रिलेशन थे, जितने पॉसिबल मैपिंग थी, वो सारी की सारी हमें मिल जाती है। किससे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। अब हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और वो रिलेशन कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी, इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको आर से डिनोट किया जा रहा, 1 2 3 ए बी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि 1 ए के साथ चला जाए, 1 बी के साथ चला जाए। मान लिया चला गया, 2 ने कहा कि भाई मैं तो ए के साथ जाऊंगा, बी के साथ नहीं जाऊंगा।
और 3 ने कहा कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं किसी के साथ मैपिंग ही नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला होगा, यहां से मुझे मिला होगा 1, A 1, B, और क्या मिला होगा, और मुझे मिला होगा 2, A। दैट्स इट। क्या ये सभी ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर कंटेन्ड है? पहले ये समझते हैं। ये देखो ध्यान से, यस ये मिला, इसको देखा तो यहां पे ये नजर आया, इसकी अगर हम बात करें तो ये, बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा रिलेशन हमने जो बनाने की कोशिश की, उसके सभी एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर पाए गए। अगर हम यहां पे अपनी मैपिंग को थोड़ा सा चेंज करें, अब की बार मैपिंग कुछ इस तरीके से करके देखते हैं। ये तो है भाई 1 2 3, और ये है ए बी, सॉरी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। 2 गया ए के साथ, 1 गया बी के साथ, 3 गया ए के साथ और बी के साथ। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर मिले होंगे? 1 बी के साथ गया था तो 1, B, 2 गया ए के साथ 2, A, ठीक है, और 3 गया ए के साथ 3, A, और 3 चला गया बी के साथ। तो क्या ये सभी ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एलिमेंट हैं या मेंबर हैं? 1, B, 2, A, 3, A और 3, B। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेट मुझे यहां मिला, ये जिसको मैं R1 का नाम दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये सेट जो मुझे यहां पे मिला जिसको मैं R2 का नाम दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्या दोनों ही सेट R1 एज वेल एज R2 इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी? यस और नो? यस इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है ना हमारा सेट ए से सेट बी के बीच में, उसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहां से हम इस नतीजे पे पहुंचे। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां पे 1 2 3 और यहां पे ए बी है, ठीक है, और इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेटेड ही ना होता, कोई मैपिंग ही ना करता, एसोसिएशन ही नहीं करता, तो तब रिलेशन क्या मिलता? एक एम्प्टी सेट मिलता, एक एम्प्टी सेट मिलता, एक एम्प्टी सेट मिलता। और यही कहलाता है एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन। अगर मेरे पास कोई सेट ए हो, लाइक 1 2 3, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि एम्प्टी सेट, जिसको 5 से डिनोट करते हैं, इज ए सबसेट ऑफ ए? यस और नो? यस और अगर ऐसा कह सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर कोई मैपिंग नहीं भी है, इसके किसी भी एलिमेंट से कोई एरो निकल ही नहीं रहा है, तब भी तो ये आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट कहलाएगा, हाँ या ना? यस तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे और जनरल अगर मैं कंक्लूड करूं जनरली, तो ये पता चलता हुआ नजर आ रहा है कि आर, जिसको रिलेशन कहा जा रहा है, इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एट एनी हाउ। चाहे मैपिंग हो या मैपिंग किसी भी अंदाज में हो, किसी भी तरीके से हो, किसी से एरो एक निकले, दो निकले, वो तो डिपेंड करेगा इधर कितने निकल रहे हैं, ठीक है, या किसी से बिल्कुल एरो नहीं निकल रहा है, वो किसी से मैपिंग ही नहीं कर रहा है, हर हाल में जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो यहां से रिलेशन की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है, और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी
और ये बात ध्यान रखना, मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि ए और बी दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is always a subset of a Cartesian product B. सिंपल। क्या ये बात आपको समझ आई है? यस। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की, हमने बात करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमने बात करी, और रिलेशन को हमने समझने की कोशिश करी। और इन डायग्राम के माध्यम से, हालांकि मैंने बहुत कम स्केच बनाए, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही कि आपने फॉलो कर लिया, R1 को भी फॉलो कर लिया, R2 को भी, और अगर मैं इसको R3 नाम दे दूं, इसको भी फॉलो कर लिया, तो कुल मिला के अगर मैं पूरे सिनेरियो को कंक्लूड करूं तो कहीं ना कहीं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है, मुझे नजर आ रही है कि भाई मैं जो फील कर पा रहा हूं कि आप इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हो कि रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा हूं, ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नथिंग मोर देन दैट। ठीक। अब हम इसके टाइप्स पर आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात की जाए। इसकी डेफिनेशन को समझने और जानने के बाद अब जरूरत है कि इसके टाइप्स की बात करी जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन आर देयर। ठीक है। तो हम अपने सिलेबस पे ही फोकस रखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में फिलहाल तो नहीं जा रहे। जब क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशंस तो हो गया, और अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। टाइप्स की बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं दो सेट। एक सेट ए हम ले रहे हैं कंटेनिंग एलिमेंट से 1 2 3 4। मैंने छोटा ही सेट कंसीडर किया, बहुत ज्यादा बड़ा सेट मैंने नहीं कंसीडर किया। और बी में एक सेट ले लेता हूं, बी भी यही ले लेता हूं, चलो सेट ए ही बी है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि देयर इज ए रिलेशन आर ऑन ए। ऑन ए का मतलब है ए से ए में एक रिलेशन है, यानी कि पहला सेट और दूसरा सेट दोनों इक्वल सेट्स है। ठीक है। तो देखते हैं, इसको जरा मैपिंग पे देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे वॉइड रिलेशन की। वॉइड रिलेशन यानी कि एम्प्टी रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। एम्प्टी रिलेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने सेट ए बनाया, एक पिक्टोरियल व्यू इसका देख लेते हैं कैसा दिखेगा। और भाई बहुत सारे रिलेशन है, तो उस रिलेशन को डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो रिलेशन इज ऑल, देखो रिलेशन क्या था, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रिलेशन इज नथिंग बट इट इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करी थी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर क्या था, एक सेट था। कैसा सेट था, उसके सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में थे। तो जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट बनेगा, उसके अंदर भी तो जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे ना। और रिलेशन तो उसका सबसेट होता ही है। इसका मतलब रिलेशन के अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे या एलिमेंट हमें दिखाई देंगे या एलिमेंटों का जो विजुअल व्यू होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हमें दिखाई देगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 10, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। यहां पे मैंने कंसीडर किया एक सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और जिस सेट की हम बात कर रहे हैं जिसको बी कहा जा रहा, वो भी हमारा सेम सेट है जैसा कि ए है। ए से ए में रिलेशन, ए से ए में एक रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर
वो सभी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेंगे, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, लेकिन वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल है। यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का सम अगर वो 10 से बड़ा है तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कंटेंट होगा, अदरवाइज तो हम रिजेक्ट कर देंगे। वो कंटेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी शर्तों को वो फुलफिल करता ही नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं और वहां से उन ऑर्डर्ड पेयर का सिलेक्शन हम करेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो 1 किसके साथ जाएगा? 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ और 1 4 के साथ जाएगा। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऐसा ही होता है कि पहले सेट का पहला एलिमेंट उठाया, सब ऑर्डर्ड पेयर बनाए। लेकिन हम तो रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर में से उन ऑर्डर्ड पेयर का सिलेक्शन करेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला? 1,1। दोनों एलिमेंटों को ऐड किया, क्या उसका सम 10 से बड़ा है? आंसर आएगा नो। अगला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,2। दोनों को ऐड किया, क्या इसका सम यानी कि दोनों एलिमेंटों का सम क्या मुझे 10 से बड़ी वैल्यू दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। 1 जाएगा 3 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ, सभी को ऐड करके देखा गया, यहां से यानी कि 1 के साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने उनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिला जहां दोनों एलिमेंटों का सम हमें 10 से बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। तो यहां से तो कुछ नहीं मिला। 1 को रिजेक्ट किया, फिर 2 को सेलेक्ट किया, 2 जाएगा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, चारों के साथ तो गया, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म तो हुए, लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला जहां दोनों एलिमेंटों का सम मुझे 10 से बड़ी वैल्यू दे दे। तो भाई 2 के साथ जितने ऑर्डर्ड पेयर बने वो भी सब रिजेक्ट हो गए, वो भी हमारी कसौटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं, यानी हमारे रिलेशन की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे, तो हमारे किसी मतलब के नहीं है। हमने 3 को उठाया, 3 भी 1 के साथ गया, 2 के साथ गया, 3 के साथ गया और 4 के साथ गया, ऑर्डर्ड पेयर बनाए, लेकिन एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं बना जो दिए गए रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, तो ये भी रिजेक्ट हो गए, सारे पानी में बह गए। 4 को उठाया, आखिरी आखिरी उम्मीद, आखिरी आस, क्या यहां से कुछ मिलेगा? 1 के साथ गया, दोनों का सम किया, यानी 4 1 जो ऑर्डर्ड पेयर मिला, दोनों को सम करके देखा, निराशा हाथ लगी। 2 के साथ गया, घोर निराशा, 2 बचे। इसके साथ गया, बात नहीं बनती हुई नजर आई। 4 के साथ गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां चारों एलिमेंटों के अंदर से कोई भी एरो निकलता हुआ दिखाई नहीं हमें, और हमारी जिंदगी समाप्त होगी। तो इसका मतलब आर में कौन गया? कोई गया ही नहीं भाई, आर तो खाली बैठ गया। खाली बैठने का मतलब क्या? वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन। बात समझ आ रही है आपको? एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर कंटेन ही ना करता हो, यानी जस्ट लाइक एम्प्टी सेट, कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ए सेट विच डज नॉट कंटेन इवन ए सिंगल एलिमेंट। बिल्कुल वैसे ही कहानी इसके साथ हुई। वहां जब हम सेट की बात करते हैं तो एलिमेंट की बात करते हैं, और जब यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं सिंपली। तो भैया कोई ऑर्डर्ड पेयर हाथ नहीं लगा, निराशा ही निराशा, कहा गया वर्ल्ड रिलेशन, और इसको दुनिया वालों ने एक और नाम दे दिया, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि खाली रिलेशन। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं रिक्त
रिक्त, रिलेशन को क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध है ना, ऐसा कुछ बोलेंगे रिक्त संबंध। यानी कि भाई कुछ भी हाथ नहीं लगा, सिक्के के इसी पहलू को पलट देते हैं। अगर कुछ भी हाथ नहीं लगा और सब कुछ हाथ लग जाए तो ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा ही मिल गया, है ना। तो अब की बार क्या किया, इसकी कंडीशन को ही बदल दिया। अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब देखो, यहां से कितने तीर निकलने चाहिए, कितने एरो निकलने चाहिए, ऑफिशियली 4 निकलने चाहिए। सही बात है भाई, 4 के साथ जाना चाहेगा, इसकी रेस्ट्रिक्शन होगी तो रुक जाएगा, इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो चला जाएगा। ये इसके साथ गया, क्या एक्सेप्ट करेगा ये 1 और 1 कितना, क्या 10 से छोटा होता है, आंसर आएगा यस। ये 2 के साथ गया, दोनों का सम करके देखा, आंसर क्या हमारा 10 से छोटा आता है, यस। 3 के साथ गया, सम करके देखा, रिलेशन की शर्तों को पूरा करता हुआ नजर आया। 4 के साथ गया, सम करके देखा, यानी चारों एरो सही निशाने पे लग गए। 2 को पकड़ा, 2 भी चारों के साथ जाना चाहेगा, अगर इसने इजाजत दी तो 1 के साथ गया, दोनों का सम किया, क्या 10 से कम आया, आंसर आएगा यस। 2 के साथ गया, टोटल किया, 10 से कम आया। 3 के साथ गया, 10 से कम आया। 4 के साथ गया, 10 से कम आया। 4 एरो यहां से निकले, 4 एरो यहां से निकले। 3 के साथ देखते हैं, 1 के साथ गया, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 4 एरो यहां से निकलते हुए दिखाई दिए। 4 1 के साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। लास्ट 4 + 4 8, अभी भी 10 से कम है। तो इसका मतलब जितने एरो ये निकाल सकता था, 2 निकाल सकता था, 3 निकाल सकता था, 4 निकाल सकता था, सब तो निकले और सब निशाने पे फिट बैठे। इसका मतलब क्या, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता तो क्या यही सब कुछ मिलता, आंसर आएगा यस, आंसर आएगा यस। तब ये हुआ कि इस रिलेशन ने उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कब्जा जमा लिया जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ था। और हमने बचपन में क्या कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो ये उसी कहानी को तो रिपीट कर रहा है भाई। ये किसके इक्वल हो गया, ये तो अगर मैं कहूं तो आर किसके इक्वल हो गया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के इक्वल हो गया। और यहां पे चूंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मैं सेकंड सेट को ए नहीं लिख रहा हूं, मैं तो बी लिख रहा हूं, मान के चलो, ठीक है। तो ये तो उसके एग्जैक्टली इक्वल हो गया। और आर क्या बोलता है, रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन तो हमेशा ये बात कहता है ना कि भाई आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और हमने तो ये भी पढ़ा था कि एवरी ही सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और अगर मैं इसको सबसेट की डेफिनेशन में लेके जाऊं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड आल्सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज ए सबसेट ऑफ आर। तो दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो इस रिजल्ट तक तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और रिलेशन चूंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है, इसलिए हमें इस मैटर में उलझने की जरूरत नहीं है। ये तो मात्र समझाने मात्र था, यानी समझाने के लिए ही पर्याप्त था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितने भी रिलेशन पॉसिबल थे, बेसिकली होता क्या है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें देता क्या है, पहले इस पे बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे अपने इस रिलेशन की, जिस रिलेशन की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें ए और बी के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सब दे देता है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी गिव्स अस all possible relations between
सेट ए एंड सेट बी। और यहाँ पे जो हमारा आर था उसने तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जितना माल था, जितने ऑर्डर्ड पेयर वो रख रहा था, वो सारे के सारे अब चले गए आर के पास। तो इसका मतलब क्या, आर कहलाएगा इस केस में इक्वी यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, याद रखना इसको। इससे पहले क्या हुआ था, वर्ड रिलेशन, कोई रिलेशन बना ही नहीं था, और बना तो सारे बन गए, तो ये तो यूनिवर्सल कहलाएगा ना, यानी कि जितने पॉसिबल रिलेशन थे वो सब मिले। तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिलेशन की, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छे से समझना, चैप्टर आईआईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, तो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है भाई, यस। तो आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन सेट हमने पकड़ा हुआ है, 1 2 3 4, इसी से सारा का सारा काम करेंगे। और आइडेंटिटी रिलेशन में कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is only related to itself। इस पे ध्यान देना और इस पे ध्यान देना। ठीक है, रिलेशन का जहां तक सवाल है, रिलेशन में हमें पहले सेट से मतलब होता है, दूसरा सेट कौन है कैसा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, पहले सेट से मतलब। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, कोई बचना नहीं चाहिए, इज ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि ए कॉमा बी का मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट थ्रू द गिवन रिलेशन। जो भी आर होगा, जो भी क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ होगा, उस रिलेशन के माध्यम से, उस रिलेशन के थ्रू हमारा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लिंक होगा, मैप्ड होगा, एसोसिएट होगा, रिलेटेड होगा, ये मतलब होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये जनाब कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट को कोई छूट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी के लिए, कोई मोदी जी का या राष्ट्रपति का भतीजा या चाचा ताऊ मामा ये सब नहीं चलेगा। इसने क्लियर कर दिया कि भैया ए के सभी एलिमेंटों के लिए कंडीशन लागू है। क्या कहता है, इज ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं, ये मेरा सेट ए, ये मेरा सेट बी है, और यहां मैं बी सेट को भी ए सेट ही कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है भाई, 1 2 3 4। तो इसने क्या कहा, ये तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, 3 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, 4 रिलेटेड टू 4 होना चाहिए। इसको मैं डिफाइन अगर करूं
कि आर एक रिलेशन है, कैसे डिफाइन किया गया है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है। तो क्या इस रिलेशन के अंदर वन के साथ तो जाना जाएगा ही जाएगा, 2 के साथ जाएगा ही जाएगा, 3 के साथ, 4 के साथ जाना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये इजाजत कौन देता है? ये इजाजत ए के सभी एलिमेंटों को कार्टेशियन प्रोडक्ट देती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहती है कि भाई तुम उठो और सबके साथ गले मिल के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एथिक्स है। लेकिन आर क्या कहता है? आर कहता है कि तुम उठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उठो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आर क्या कह रहा है? यहां पे आर कह रहा है कि हर एलिमेंट को उठना पड़ेगा, हर एलिमेंट को लिंक होना पड़ेगा, रिलेटेड होना पड़ेगा, मैप्ड होना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कोई ना कोई करस्पोंडेंस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन किसके साथ? अपने ही साथ, अपने ही साथ। तो भाई 1 उठा, 1 के साथ गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। 2 के साथ जाएगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? समझने की कोशिश करेंगे। 1 के साथ गया तो क्यों एक्सेप्ट किया, 2 के साथ गया तो क्यों नहीं करेगा, 3 के साथ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, और 4 के साथ क्या इश्यूज होंगे, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आर के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर कंटेंट होंगे जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इस रिलेशन की शर्तों को मानेंगे, वो तो आ जाओ आर के अंदर, और बाकी के लिए दरवाजे बंद। देखते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि भाई पहले एलिमेंट को अगर दूसरे एलिमेंट से डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। क्या हमने इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को जब दूसरे एलिमेंट से डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट 1 आया? क्या इसके मुताबिक रिजल्ट आया? इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया? आंसर आएगा यस। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? यस। तो ये तो इसका प्यारा बन गया। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा। पहला एलिमेंट को अगर दूसरे से डिवाइड करें तो क्या 1 के इक्वल आ रहा है? मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो आर इस ऑर्डर्ड पेयर को अपने अंदर बिल्कुल एंट्री देने वाला नहीं है। आर यानी कि ये रिलेशन उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को अपने अंदर एंट्री देगा जो इसकी शर्तों को मानेगा। सिंपल सी बात है। इसकी अगर हम बात करें, पहले एलिमेंट को दूसरे से डिवाइड करके देखा गया, 1 तो बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो एंट्री तो मिलनी नामुमकिन है। 4th के साथ क्या होगा? कुछ ऐसा ही व्यवहार 4th के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी चूंकि 1 नहीं दे रहा है, एज ए रिजल्ट अगर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिवाइड करें तो एज ए रिजल्ट मुझे 1 मिलना चाहिए था, जो ये देने में नाकाम रहा। और जब नाकाम रहा तो इसकी एंट्री तो आर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, तो केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर को एंट्री मिली। यही कहानी कुछ 2 के साथ होने वाली है। जब वो 1 के साथ जाएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी, 2 के साथ जाएगा, पहले एलिमेंट को दूसरे से डिवाइड करेंगे, इसकी कंडीशन शर्तों के ऊपर खरा उतरेगा, इस ऑर्डर्ड पेयर 2 को एंट्री यहां पे मिल जाएगी। 2 3 के साथ जाएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा होगा, 2 4 के साथ जाएगा, फिर से नो एंट्री का बोर्ड लगा होगा। तो बाकी दोनों के बारे में भी मैं कुछ यही कहने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। आपका टेक क्या है? यस सर, इसमें हमेशा मतलब दोनों वो सेम ही होंगे, फिर ए और एल भी एग्जैक्टली हमेशा सेम ही एग्जैक्टली लेंगे। बिल्कुल सेम ही होगा। भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर पहले को मतलब रिजल्ट उसे 1 चाहिए, सीधी बात। कोई तरीका आपके पास है? इसको डिफाइन कर दिया गया,
तो इसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा ना, हमारी तो मजबूर, हम अपनी मर्जी से तो चल नहीं सकते, इसकी मर्जी से चलना पड़ेगा, इसकी मर्जी से चलना पड़ेगा। मैं यहां पे ये भी रिलेशन डिफाइन कर सकता था कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता था कि भाई पहला एलिमेंट और को अगर दूसरे एलिमेंट के अंदर से माइनस करूं और रिजल्ट अगर मुझे 0 दे दे तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसका प्यारा बन जाएगा, इसके लिए एंट्री खुल जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? यस तो यानी कि इसमें होता क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट में कि एवरी एलिमेंट ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखो लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ। वो अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ऐसा पाया गया, तो वो रिलेशन आपका कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये बात समझ आ रही है? यस यहीं मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। मैं इस ओनली वर्ड को ही काट देता हूं, मैं इस वर्ड को ही हटा देता हूं। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये डेफिनेशन जो अब कुछ इशारा कर रही है, कुछ कहने की कोशिश कर रही है, ये बन जाएगी, ये रिलेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है रिलेशन? रिलेशन कहता है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के किसी भी एलिमेंट को कोई छूट नहीं है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, और किसी दूसरे से हो जाए तो इसको कोई ऐतराज नहीं। फिर से समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हमने ए वन को उठाया, वन का रिलेशन वन से बनाया, ठीक है, टू से बनाया, थ्री से बनाया, फोर से बनाया, कोई इश्यू नहीं। टू का रिलेशन वन से बनाया, टू से बनाया, मान लिया और किसी के पास टू नहीं जाना चाहता, टू गया वन के साथ, टू गया टू के साथ, ठीक है। थ्री की बारी आई, थ्री थ्री के साथ गया, थ्री फोर के साथ चला गया, और किसी के साथ नहीं गया मान लिया, तो थ्री किसके साथ गया भाई? थ्री के साथ गया, और किसके साथ गया? फोर के साथ गया। बात फोर की अगर हम करें तो फोर फोर के साथ गया, और मान लिया फोर वन के साथ चला गया, तो फोर वन के साथ गया, फोर फोर के साथ गया। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? देखो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी की कोई जानकारी देता नहीं है डेफिनेशन। तो इसका एलिमेंट वन है ना, तो क्या वन वन है, अपने आप से रिलेटेड है? आंसर आएगा यस। इसका एलिमेंट टू है, क्या टू टू मिला? यस मिला। इसका एलिमेंट थ्री है, क्या थ्री थ्री मिला? मिला। इसका एलिमेंट फोर है, क्या फोर फोर मिला? मिला। बाकी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो होने ही चाहिए, बाकी हो या ना हो। समझ आ रही है बात? दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको? यस सर यस वो कहता है कि अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ने शर्त लगा दी, जैसे हीर रांझा का नाम सुना? यस तो हीर ये पता नहीं मेल कौन है फीमेल कौन है, मुझे उसमें हीर हीर कौन होता है? फीमेल होती है शायद, है ना?
पता नहीं। अच्छा चलो लैला मजनू की बात करते हैं। लैला मजनू, उसमें मैं भी जरा अच्छे से क्लियर रहूंगा। तो लैला मजनू, तो लैला फीमेल, मजनू मेल। तो मजनू कहता है कि लैला मेरी है और केवल मेरी है। तो वो तो आइडेंटिटी वाली बात होगी कि भैया लैला किसी और के साथ मैं देख ही नहीं सकता। मुझे लैला को कहीं और जाने की मैं इसको इजाजत ही नहीं देता। ये तो मेरी है और मेरी रहेगी। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, किसी और से नहीं। लेकिन ये कहता है रिफ्लेक्सिव, ये कहता है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है ना इसके अंदर, नाम से ही पता चलता होगा रिफ्लेक्सिव, जैसे रिलैक्स, आराम यस। परस्त आदमी है। वो कहता है कि भाई ठीक है, ये मेरी मंगेतर है, भाई मेरे पास मतलब मेरी तो है ही है, बाकी अगर ये किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड करे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है। मैंने स्पेलिंग लिखी है रिफ्लेक्सिव, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, ओनली वर्ड को काट दिया गया। वो कहता है कि जब मैं खाली हूं तो मेरी मंगेतर मेरे पास होनी चाहिए, नहीं तो भाई 2 के साथ चली जाए, 3 के साथ चली जाए, 4 के साथ चली जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट मेरे टाइम में मेरे पास होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? यस। तो ओनली वर्ड हट जाता है। ओनली वर्ड हटते ही जो शर्त थी, जो कंस्ट्रेन था, वो गायब हो जाता है। अब केवल इतनी बात कह रहा है डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। बस इसकी इतनी चाहत है कि भाई अगर इसमें एलिमेंट 1 है तो 1 1 दिखना चाहिए, 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 अगर है तो 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 है तो 3 3 से, 4 है तो 4 4 से, बाकी 1 2 3 4 किसी के भी साथ जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। वहां केवल यही होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कि एवरी एलिमेंट इज ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? यस। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिक में आ जाते हैं। सिमेट्रिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में वो ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करता है, देन, यहां पे लिखा हुआ है देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि रिलेशन के अंदर मुझे ए बी चमकता है, मुझे ए बी दिखता है, या ये ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है, तो उसका उल्टा, उसका डुप्लीकेट भी वहां नजर आना चाहिए। अगर यही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ये है तो ये है। बात समझ रहे हो आप? क्या कह रहा है? ये कह यस रहा है सर। कि भाई मैं हूं तो तुम हो, अगर मैं ही नहीं हूं तो तुम हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक? अगर ये है तो इसकी एग्जिस्टेंस भी है, और अगर ये ही नहीं है तो मानो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज मिलनी चाहिए, इसकी मिरर यस। इमेज मिलनी चाहिए।
और अगर ये है तो इसकी मिरर इमेज मिलनी चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर मैं मान लिया ये कहता हूं कि 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो वहां पे मुझे 3,2 भी दिखना चाहिए, है ना? अगर 3,2 मुझे दिख गया तो इसका मतलब यह है कि मुझे 2,3 भी दिखना मांगता है। सिंपल। अगर ये है और ये नहीं है, अगर ये है ये नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। और ये कंडीशन कहीं एक जगह भी अगर कंट्राडिक्ट हुई, कहीं एक जगह भी अगर इसका विरोध हुआ, अपोज हुआ, तो ये सबके लिए जो है खत्म हो जाएगा मामला। मतलब ये नहीं कि हमारे पास जैसे ये है, हमें 1 2 दिखा तो वहां पे 2 1 भी दिखा, ठीक है। हमारे पास 2 3 है और बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन 3 2 है ही नहीं, तो ये है इसका उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सबके लिए होना चाहिए, इसलिए जनरल लिखा गया कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, इफ का मतलब यदि ये कंडीशन पाई जाती है, ये ऑर्डर्ड पेयर दिखता है आर के अंदर, तो उसका मिरर इमेज, उसका जुड़वा भाई भी वहां मौजूद होना चाहिए। सबके लिए, ये नहीं कि कुछ के लिए है, और अगर एक के लिए भी नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक तो कम से कम नहीं कहलाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है?